क्या हुआ? जब तक सब लोग आते हैं तब तक आप लोग पूछ लीजिए अपने डाउट्स। मैं गाइस, आप में से जिसने भी जो भी डाउट पूछना है वो पूछ लीजिए, जिसको भी पूछना था। अनम्यूट करके पूछो पहले। मैम अगर कोई एडमिशन का टाइम पे कोई पार्टनर शेयर लेकर आए और हाँ, फॉर्म में शेयर लेकर आए तो वो कंपनी में नाम किसका रजिस्टर्ड होगा? आप पूछ किसके बारे में रहे हैं, फर्म के बारे में या फिर कंपनी के बारे में? मैम पार्टनर तो शेयर लेकर आ गया फॉर्म में। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म के बारे में पूछ रहे हैं मतलब आप। हाँ। अच्छा, फर्म में पार्टनर शेयर लेकर आया, किसका शेयर? कोई कंपनी का। अच्छा, ठीक है। और पार्टनरशिप की फॉर्म में तो सेट साइड में शो कर देंगे अच्छा, उस कंपनी के नाम से। तो मैम कंपनी में किसका नाम लिस्टेड होगा वहाँ पे? देखो तुम जो पूछ रहे हो ना वो तुम्हारा डाउट ही सही नहीं है। देखो मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। जो पार्टनर्स आप बोल रहे हो एसेट्स वगैरह लेकर आते हैं एडमिशन के टाइम पर, तो पहली बात तो ये कि वो लोग शेयर्स नहीं लेकर आते उसमें। जो दूसरी कंपनी के शेयर्स होते हैं वो नहीं लेकर आते हैं वो उसमें, क्योंकि वो पार्टनर का पर्सनल होता है, पार्टनर्स के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, वो फर्म के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। और फिर भी आप बोल रहे हो कि मैम मान लो लेकर आ जाते हैं, फर्म के एसेट साइड में अगर दिखा रहे हैं तो क्या होगा, कंपनी के पास वो कहाँ जाएगा? तो कंपनी के पास में नेम जो रजिस्टर होगा वो पार्टनर का पर्सनल नेम रजिस्टर होगा, कभी भी फर्म का नाम रजिस्टर नहीं होगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के केस में फर्म्स के नेम पर भी मेंबरशिप एक्वायर हो सकती है, लेकिन अगर हम नॉर्मल कंपनीज की बात करें, अदर देन सेक्शन 8 कंपनीज जो प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, उन कंपनीज के लिए फर्म का पार्टनरशिप एलिजिबल नहीं होता, वैलिड नहीं माना जाता है। Is it clear? ओके मैम। Anyone else having any doubts? You can ask. गाइस देखो, अभी ना आज की क्लास में तो हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, बट कल का क्लास जो होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है इम्पोर्टेंट? क्योंकि मैं ये सारे नोट्स जो मैंने बनाए हैं ये आपको सेंड कर दूंगी अभी, पीडीएफ फाइल इसका। आपको क्या करना है, पूरा प्रॉपर इन नोट्स को पढ़ना है आप लोगों को अच्छी तरीके से, जैसा मैं समझाऊंगी अभी एकदम वैसे। फिर नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग सारा जो भी अभी तक हमने पढ़ा होगा ना, जो आज की क्लास तक, सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सब कुछ अपन कल डिस्कस करेंगे, जो भी आपको डाउट्स हो वो भी, डाउट्स नहीं भी है तो मेरे नोट्स में कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपका काम क्या होना है अभी, आपका काम ये है कि ये जो नोट्स है इनको अच्छी तरीके से फ्रेश एकदम लिख लें आप अपने पास में। और जितना आपको समझ आए या नहीं भी समझ आए तो वहां मार्क करके रखो, और जितना समझ आए उतना आप लोग अच्छे से उसको रीड आउट करो। जहां आप लोगों को डाउट्स लगे वहां मार्क करके रख लेना, कल की क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे जितने भी आपके डाउट्स होंगे। ओके? क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ या मैं मतलब मुझे जितना पता है बच्चों के बारे में, आप में से बहुत कम के पास में भी प्रॉपर नोट्स है स्टार्टिंग के। इनफैक्ट ये वाले जो मैं नोट्स बता रही हूँ, ये जो एकदम स्टार्टिंग के नोट्स है, ये आई गेस बहुत ही कम लोगों के पास में है। और जिनके पास है भी वो लोग एकदम फ्रेश, एकदम अच्छे तरीके से इसको स्टार्टिंग से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और जो सेक्शन 8 कंपनी के आपने नोट्स लिख रखे हैं उनको साथ छेड़छाड़ मत करना, वो एकदम फ्रेश ही थे, वो एकदम सही थे। इज इट क्लियर? अभी देखो आपको एक, हम लोगों ने जो कल डिस्कस किया था उसमें से एक टॉपिक बताती हूँ। कल नहीं, मतलब जो लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें एक टॉपिक अपना स्किप हुआ है। आप लोगों को वॉइस ऑडिबल है और स्क्रीन विजिबल है ना? एक बार मेरे को रिस्पॉन्ड देना। यस मैम। वेरी गुड। ओके गाइस, ओके ओके, वेरी गुड।
देखो हम लोगों ने क्या देखा, हमने ये देखा था कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अकॉर्डिंग कंपनी क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अकॉर्डिंग कंपनी क्या होता है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि 2013 वाले एक्ट में चाहे बनी हो, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टीज देन लेट मी जूम। तो चाहे कंपनी इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हो और चाहे कंपनी किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग बनी हो, हम उसे क्या मानते हैं, कंपनी ही मानते हैं। अब मैंने आपको इसके लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं बताई थी, जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। एप्लीकेबिलिटी का पहले तो ये समझो मतलब क्या होता है। एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिन पर ये एक्ट अप्लाई होगा हमारा। ये जो कंपनीज एक्ट 2013 हम पढ़ रहे हैं, ये कौन से टाइप ऑफ कंपनीज पर, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई होगा। आप बोलोगे मैम टाइप ऑफ कंपनीज क्या होता है, अभी ऊपर पढ़ लिया ना कंपनी क्या होता है। टाइप ऑफ कंपनीज इसलिए होती है क्योंकि आपको याद हो तो मैंने आपको एक टाइप ऑफ कंपनी बताया था जिसे मैंने बोला था स्टेट्यूटरी कंपनीज। स्टेट्यूटरी कंपनीज क्या होती हैं। स्टेट्यूटरी कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनके लिए एक अलग से सेपरेट एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में। जब भी कभी पार्लियामेंट में कोई सेपरेट एक्ट आप पास करके किसी भी कंपनी को बनाते हैं, तो वो कंपनी पर दोनों लॉज अप्लाई होते हैं। एक तो वो स्टेट्यूट जो आपने अलग से बनवाया है, और एक हमारा जो कंपनीज एक्ट हम पढ़ते हैं, वो दोनों उस पर अप्लाई होते हैं। तो अब ये बता रहा है कौन से टाइप है जिनके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, जिन पर हमारा वाला लॉ भी अप्लाई होगा। देखो एप्लीकेबिलिटी का मतलब यही है कि कहाँ कहाँ पर हमारा कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। तो ये बता रहा है प्रोविजंस शैल अप्लाई टू, कौन ये प्रोविजंस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट में, ये इन पर अप्लाई होंगे। सबसे पहला ये फर्स्ट बॉक्स आप देखो तो यही है जो हम सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग कंपनी पढ़ते हैं ना, ये वही बता रहा है कि इन कंपनीज पर तो सब पर अप्लाई होगा। कौन सी कंपनीज पर, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, आईएनसी का मतलब यहाँ पर है इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज इन। गाइस प्लीज डोंट डिस्टर्ब। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब 2013 वाले एक्ट में भले आप रजिस्टर हुए हो, या 2013 से पहले जो 1956 था या उससे भी पहले की जो एक्ट से अगर आपका रजिस्ट्रेशन उनके अकॉर्डिंग हुआ है, तो भी आप पर कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि जो रिलायंस, टाटा मोटर, सैमसंग टाइप की कंपनीज जो पहले से चलती आ रही हैं, उन्हें भी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को कंप्लाई करना होगा। फिर नेक्स्ट है अपना इंश्योरेंस कंपनीज। देखो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी एक अलग से एक्ट बना हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ये पढ़ना है कि कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होगा या नहीं। बाकी कोई एक्ट अप्लाई होता है या नहीं होता, वो तो हम बाद में देखेंगे जब हम बाकी सारे एक्ट्स पढ़ लेंगे और हम लोगों को प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन देखना है, तब हमें पता करना होता है कि कौन से और एक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है, कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है या नहीं होता। तो कंपनीज एक्ट किस किस पर अप्लाई होगा उनके नाम दिए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज पर भी अप्लाई होता है, वो कंपनीज जो बैंकिंग सेक्टर में डील करती है। बैंकिंग कंपनीज जिनके लिए एक अलग से एक्ट आया हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट पर भी ये अप्लाई होता है। प्लीज डोंट ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। 1949। तो ये जो एक्ट है, अब आप बोलोगे कि मैम इस एक्ट में बनी हुई कंपनीज पर भी हमारा एक्ट अप्लाई होगा क्या। हाँ जी बिल्कुल, कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा एक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये भी इन बैंकिंग कंपनीज पर अप्लाई होगा। भले ही इनका इनकॉर्पोरेशन किसी दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, भले ही इनके लिए इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कोई पर्टिकुलर दूसरा एक्ट बना हुआ है, फिर भी इन पर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है क्योंकि ये कंपनी की डेफिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का और इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का काम करती है, जो स्पेशली जिनके लिए भी एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना हुआ है, उन पर भी हम लोगों का, इन्हें बेसिकली पावर जनरेटिंग सेक्टर बोला जाता है। पावर जनरेटिंग सेक्टर जो होते हैं उनके लिए भी एक अलग एक्ट बना हुआ है, तो उस पर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा।
स्टेट्यूटरी कंपनीज आप सबको बता दिया मैंने क्या होता है, जिनके लिए एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, जिनका रजिस्ट्रेशन उसी एक्ट में होता है, उन पर भी अप्लाई होगा। और कोई और भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब एक ऐसे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, मतलब स्पेशली बोला है कि इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। वहां आपके लॉजिक काम नहीं करेंगे कि इस पर कैसे अप्लाई होगा, ये कंपनी तो नहीं है, ये हमारे प्रोविजन फॉलो नहीं कर सकते, आपके सारे लॉजिक फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे समझ लो हमारे कंपनीज एक्ट के लिए दादाजी है। आपको याद है मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पापा जी कौन थे? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और दादाजी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपको एक बात तो पता ही होगी, आरओसी अगर पापा जी है और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दादाजी है, तो आप ये समझ चुके कि आरओसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी बातें मानेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे हायर अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात तो आरओसी को भी माननी पड़ेगी, और कंपनी तो इन सबका बच्चा है, कंपनी को तो माननी है। कंपनी को तो पापा जी की बात माननी है और दादाजी की भी बात माननी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो, कंपनी को तो दोनों की बातें ही माननी पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो आपको यहाँ पर इन बस ये सीक्वेंस ध्यान में रखनी है कि कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, कौन से टाइप्स ऐसे हैं जिन पर हमारा कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है। तो हमने क्या पढ़ा? एक तो ये कंपनी जो हम पढ़ते हैं इन सारी कंपनीज पर अप्लाई होगा, फिर इंश्योरेंस, बैंकिंग, पावर जनरेटिंग कंपनीज, इन तीनों पर अप्लाई होगा, कोई स्टेट्यूटरी कंपनीज है उस पर अप्लाई होगा, और अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इस पर भी अप्लाई करना है, तो वहां भी हमारा सेंट्रल ये जो कंपनीज एक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं था, यहाँ पर बस आपको क्लियर कट एक मतलब डेफिनेशन है, एक तरह से क्लियर कट प्रोविजन है कि किस किस पर अप्लाई होता है। ठीक है, आगे जो ये चीजें हैं ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं वैसे ऑलरेडी आपको ये बता चुकी हूँ। आज मैं पीडीएफ भेज दूंगी आप लोगों को, आप लोग पीडीएफ से जब ये लिखेंगे अपने नोटबुक में, उस टाइम समझ समझ कर लिखना कि मैम ने इस प्रोविजन में हमें क्या समझाया था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाए तो कल की क्लास में हम ये सारे नोट्स डिस्कस करेंगे वापस। तो आपको घबराना नहीं है कि मैम हमें ये प्रोविजन छूट गया, हमें कम समझ आया, कोई इशू नहीं है, कल सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी जो आपका काम होगा वो ये होगा कि पीडीएफ को आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करो। मैंने कोशिश की है अपना हैंडराइटिंग क्लियर कट रखने की। अगर फिर भी आपको कोई भी ऐसा हो कि मैम यहाँ पर थोड़ा कम समझ आ रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने कोशिश की है कि आपके लिए रीडेबल रहे लैंग्वेज। अब देखो क्या है, आपको याद है हम लोगों ने इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज के कुछ टाइप्स पढ़े थे। मैंने बताया था 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक तो होती है रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जो भी कंपनीज 2013 वाले एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर इससे पिछले किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उन्हें सबको रजिस्टर्ड कंपनीज बोला जाता है, जिसका एक एग्जांपल है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। स्टेट्यूटरी कंपनीज क्या होती हैं? सेटअप बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें किसी सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू रजिस्टर करवाया जाता है, बनाया जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है? स्टेट्यूटरी कंपनीज। जैसे कि हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, आरबीआई, एयर इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, ये सारे क्या है? स्टेट्यूटरी के टाइप्स। फिर हमने पढ़ा था चार्टर्ड कंपनीज, जिसके ब्रैकेट में मैंने आपको ये भी बताया था, नो प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस इन इंडिया। प्रैक्टिकली इस तरीके की कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्यों नहीं करती? बिकॉज इसमें साफ डिस्क्रिप्शन में लिखा है फॉर्म्ड बाय किंग्स। राजा महाराजा के टाइम पर इसको बनाया जाता था, ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी, और आज राजा महाराजा का टाइम तो है नहीं, तो इस वजह से ये सारी कंपनीज अभी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बनाई नहीं जाती है। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये इसके एग्जाम्पल है। जस्ट एक थेरेटिकल कंसेप्ट है ये चार्टर्ड कंपनीज, प्रैक्टिकली ये कुछ भी काम का नहीं है आज की दुनिया में। इसमें इस तरीके की कंपनीज नहीं बनाई जाती है, क्योंकि अभी किंग एंड क्वीन का रूलिंग ही खत्म हो गया। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी गाइस, आपको अगर ये लग रहा है ना कि मैम आप चार्ट फॉर्म में क्यों देते हैं नोट्स, तो आपको बता दूं, चार्ट एक ऐसी चीज होती है ना जो माइंड पे बहुत जल्दी इम्पैक्ट डालती है। एक तो आप किसी चीज का डायग्राम या फिर कोई पैटर्न देखो, और एक आप किसी चीज को just लिखा हुआ देखो,
आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको पैटर्न ज्यादा जल्दी ग्रैब होते हैं। अपना माइंड ऐसा बना हुआ है, ह्यूमन माइंड ऐसा बना हुआ है कि उसको जो भी पैटर्न्स होते हैं ना वो जल्दी याद रहते हैं और लॉन्ग टाइम तक याद होते हैं। इस वजह से मैं चार्ट्स को प्रेफर करती हूँ। आपके लिए भी यही बेटर होगा कि आप चार्ट्स ही बनाएं, क्योंकि बॉयज में मोस्टली, गर्ल्स तो फिर भी बना लेते हैं, बॉयज में मोस्टली ये प्रॉब्लम होता है। उनको ये लगता है यार ये चार्ट क्यों है, बेवजह का झंझट लग रहा है। मोस्ट ऑफ द बॉयज, अब कुछ बॉयज अपने दिल पे मत ले लेना मैम, आपने हमारे दिल पे अटैक कर दिया। मोस्टली बता रही हूँ ऐसा ही होता है, क्योंकि गर्ल्स का शुरू से इस चीज में इंटरेस्ट होता है ना, मेहंदी और वो आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप्स। इस वजह से उनको थोड़ा इस चीज में इंटरेस्ट रहता है। बॉयज का मोस्टली जो नोटबुक मेंटेन करने का तरीका होता है वो बहुत ही गंदा होता है। तो आपको वहां पर ये करना है, आप कोशिश करो, आपका हैंडराइटिंग चाहे जैसा भी है, आप कोशिश करो उसको ज्यादा से ज्यादा नीट एंड क्लीन रखो, क्योंकि नोट्स आपके जितने, हेलो देखो बच्चों के डाउट मैम गर्ल्स से ही बनवा दो, हमारे भी गर्ल्स ही फिर पास कर लेगी अपनी डिग्री, और अपना जो बाद में अर्निंग स्टार्ट हो ना वो भी गर्ल्स को ही दे देना, है ना बेटा। अगर आप लोग अपने लास्ट वाली अर्निंग्स में मुझे शेयरिंग देना स्टार्ट कर दे तो मैं ही बना दूंगी। देख लेंगे वो तो मैम, पहले सीए तो बनने दो। गाइस आप लोग सीए बन जाओ, हम लोग के लिए सबसे बड़ा रिटर्न वही हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग ये नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो फिर हम लोगों ने ये देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। चलो हंसी मजाक हो गया, थोड़ा सा वापस आ जाओ अपने पॉइंट पर। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में देखो, देखो गाइस मैं जब आप लोगों से कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज या डाउट्स पूछते ना तो मुझे इतने इंस्टेंट रिप्लाईज नहीं मिलते। और जब आज मैंने ये बोला कि अच्छा गर्ल से बनवा देते हैं नोट, तो इतने सारे रिप्लाईज मिल रहे हैं, इतनी फटाफट वो भी। देखो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स कैसा होता है, मैंने आपको ये बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स अगर हम क्लासिफाई करना चाहें कंपनीज को, तो बेसिक टाइप्स दो होते हैं। दो कौन से, एक तो होता है पब्लिक कंपनी और एक होता है प्राइवेट कंपनी। अब आप बोलो मैम ये छोटा छोटा सा क्या लिखा हुआ है, गाइस ये सेक्शन नंबर है इनका, इन्हें याद करने का ट्रिक है, अभी बढ़ेंगे हम लोग। बट अभी आप बेसिकली ये समझो कि मेंबर्स के बेसिस पर अगर मैं टाइप्स ऑफ कंपनी बताऊं तो बेसिकली मोटे मोटे दो ही तरीके होते हैं। एक तो होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी के दो बच्चे हैं, दो बच्चे कौन से, एक है वन पर्सन कंपनी और एक है स्मॉल कंपनी। ये दोनों ही प्राइवेट के ही बच्चे हैं। ये दोनों बेसिकली होती ये टाइप ऑफ कंपनी प्राइवेट कंपनी ही है। क्या होते हैं कैसे होते हैं हम अभी हम लोग समझेंगे। अभी आप लोग मुझे एक चीज बताना, देखो मैंने बोला प्राइवेट कंपनी की सेक्शन है टू सेक्शन 68, टू सबसेक्शन 68, और वन पर्सन कंपनी की है टू का सबसेक्शन 62। एक की है 268 और एक की है 262। अब आप मेरे को ये बताना कि ये 262 पर क्यों आई है और ये 268 पर क्यों आई है, ये बताओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ओ पहले आता है या पी? अगर सबने मैंने जो अल्फाबेट्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग तो ओ पहले आता है। आपके अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग भी अगर ओ पहले आता है तो फिर इसका सेक्शन भी पहले आएगा, यानी इसका सेक्शन 262 रहेगा और प्राइवेट का सेक्शन 268 रहेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ठीक है ओ पहले आता है इसलिए इसका सेक्शन 262 रख लिया हमने और प्राइवेट का 268 रख लिया, बीच में इतना गैप क्यों है? देखो इस गैप में ना और भी सारी डेफिनेशंस है, जैसे कि सेक्शन 269 आती है, वो आती है प्रमोटर्स की। ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में और भी तो डेफिनेशंस आती है, इस वजह से इतना गैप है। अब ये बताओ पब्लिक कंपनी की पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है 71 में और प्राइवेट का है 68 में। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अब मैम इनको पी पर ये दोनों, आपको याद है आपके रोल नंबर्स जब असॉर्ट किए जाते थे रजिस्टर्स में, उस वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जाते थे। हमको जो रोल नंबर्स मिलते थे वो इसी तरीके से, मतलब आज भी बीकॉम एमकॉम के एग्जाम्स में जो आपको रोल नंबर्स अलॉट किए जाते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। तो वहां क्या होता है, पी तो कॉमन है, पी के बाद आर पहले आता है या यू? आपके अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग आर पहले आएगा या यू पहले आएगा? ऑब्वियसली अच्छा यू आएगा पहले। किसने मार्क किया ये?
मेरे अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग आर पहले आता है और यू बाद में आता है, इसलिए इसका डेफिनेशन भी 68 यानी कि पहले आएगा, और यू बाद में आता है इसलिए इसका डेफिनेशन भी बाद में आएगा। ये तो बस आपको एक समझने का तरीका है, वो भी तब काम आता है जब आपको दो सेक्शंस में डाउट हो। आपको ये लग रहा है यार ओपीसी का प्रोविजन लिखना हो, सेक्शन 62 थी या 68, एक प्राइवेट की है एक ओपीसी की है, याद नहीं आ रहा कौन सी किसकी है, वहां आपको ये ट्रिक काम आ जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसका सेक्शन भी पहले आएगा और जो बाद में आ रहा है उसका सेक्शन भी बाद में आएगा। बाकी तो देखो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसको याद करने के लिए, बार बार हम लोग क्लास में रिवाइज करेंगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, ये कंपनी है, ये मेंबर्स है, ये डायरेक्टर्स है। कौन से टाइप की कंपनी में मेंबर, सॉरी गाइस, कौन से टाइप की कंपनीज में मेंबर्स कितने कम से कम होने जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, और डायरेक्टर कम से कम कितने होने जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं। ये चीज आप अच्छे से याद रखना, ये आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक काम आने वाली चीज है। इनफैक्ट एटलीस्ट ये तो फाइनल एग्जाम्स तक तो आपको अच्छे से याद रखनी ही रखनी है। देखो अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं यहाँ पर 7, और मैक्सिमम कितने होते हैं अनलिमिटेड। मतलब पब्लिक कंपनीज में कोई भी पर्सन अगर चाहे तो वो मेंबर बन सकता है, चाहे कितने भी हजार लाख कितने भी मेंबर बन जाए, पब्लिक कंपनी के कितने भी मेंबर्स बन सकते हैं, उसके नंबर ऑफ मेंबर्स पर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रखे गए हैं 2 और मैक्सिमम मेंबर्स रखे गए हैं 200। तो अब आप मुझे ये बता सकते हो कि ज्यादा बड़ी कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट या पब्लिक? फटाफट से मैसेज करो। वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ गया कि पब्लिक कंपनी ज्यादा बड़ी होती है। क्यों होती है ज्यादा बड़ी? क्योंकि आप देख सकते हो नंबर ऑफ मेंबर्स को कंपेयर करके, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ही देखो पब्लिक में 7 रखे गए हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में मिनिमम सिर्फ 2 चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 200, 200 से ऊपर कभी आप जा ही नहीं सकते। तो ये थोड़ी छोटी हो गई ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्योंकि पब्लिक कंपनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो इसे मैनेज करने के लिए भी हमें थोड़े ज्यादा लोग चाहिए। ज्यादा कितने? मैनेज करने वाले लोग बोले तो कंपनी के डायरेक्टर्स। अगर हम मैनेज करने वाले लोगों की बात करें तो ये सारे मेंबर्स के ऑर्गेनाइजेशन को जो ग्रुप बोला जाता है उसको मैनेज कौन करते हैं? डायरेक्टर लोग। तो अगर ज्यादा बड़ी कंपनी है तो डायरेक्टर भी ज्यादा चाहिए। कितने चाहिए हमें? कम से कम 3 चाहिए। और क्योंकि प्राइवेट कंपनी छोटी है तो इसे मैनेज करने के लिए लोग भी हमें कम चाहिए। कितने चाहिए? मिनिमम 2 ही, 2 लोगों से काम चल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मैंने क्या बोला? पब्लिक में ज्यादा थे इसलिए 3 चाहिए थे और प्राइवेट में कम थे इसलिए 2 लोगों से भी हम काम चला सकते हैं हमारा। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो देखो। अगर आप एक चीज नोटिस करो जो मैं सर्कल कर रही हूँ तो आप एक कॉमन टॉपिक निकाल पाओगे। क्या कॉमन टॉपिक निकाला हमने? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन एनी काइंड ऑफ कंपनी इज 15। आपको ये बता दूं, वैसे आपके कोर्स में है नहीं, आगे जब आप फाइनल लेवल पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा। कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 149। 149 जो सेक्शन है वो ये बोलता है, साफ साफ क्लियर कट इंडिकेशन डाला उसमें, किसी भी टाइप ऑफ कंपनी में ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर अगर आप रखना चाहते हैं तो वो 15 रख सकते हो। 15 जो लिमिट है ये डाली गई है सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। अब आप बोलोगे कि मैम हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है? आपके लिए इतना ही रेलेवेंट है। आप इतना याद रख लेना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो 15 होते हैं, चाहे मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, चाहे प्राइवेट की, और चाहे ओपीसी की। अब आप बोलोगे मैम अगर किसी कंपनी को 15 लोगों से भी ज्यादा की जरूरत हो तो आप कर सकते हैं वो 15 से ज्यादा, बट उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है जिसे हम स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा और आगे जाने पर हम डिस्कस करेंगे इसे। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स आप नहीं रख सकते। अगर रखना चाहते हैं 15 से ज्यादा तो उसके लिए एक अलग लंबा प्रोसेस जाएगा। ओके,
अब ओपीसी की अगर मैं बात करूं, ओपीसी का मतलब ही क्या होता है, ओपीसी का फुल फॉर्म ही क्या होता है, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन मतलब उसमें एक ही बंदा है, एक ही बंदा मतलब मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, इसमें मेंबर कितने रहते हैं, सिर्फ एक ही रहता है, ये किसी और को अपने साथ ऐड नहीं कर सकता है। डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, हमने देखो यहाँ पर मेंबर्स की बात कर ली कि मिनिमम पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट। प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200। ओपीसी में एक ही होता है, चाहे कम से कम देख लो और चाहे ज्यादा से ज्यादा देख लो, उसका नाम ही क्या है, वन पर्सन। वन पर्सन मतलब एक ही बंदा उसे बना रहा है, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं, तो यहाँ एक ही तो बंदा है, उसे मैनेज करने के लिए भी कितने चाहिए, एक ही। और मोस्टली क्या होता है, ये जो मेंबर होता है यही डायरेक्टर बन जाता है कंपनी का। जो मेंबर होता है वन पर्सन कंपनी का, वही कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है, और मैक्सिमम और मिनिमम सब एक ही हो जाता है। बट चॉइस है इसके पास, अगर ये चाहे तो मैक्सिमम 15 तक डायरेक्टर्स अपने पास में रख सकता है। इज इट क्लियर? अब ये जो टेबल थी ना, वैसे तो देखो आप लोग को देखने में एक बार ऐसा लगेगा मैम ये तो रटने वाली चीज है, रटने वाली है, बट उसमें भी ट्रिक्स है, समझने वाली चीजें हैं कि ज्यादा लोग तो ज्यादा डायरेक्टर, कम लोग तो कम डायरेक्टर, एक ही बंदा तो एक ही डायरेक्टर, मैक्सिमम सब में 15 ही रहेंगे। पब्लिक कंपनी का वाइडर कंसेप्ट होता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने भी हो सकते हैं और मिनिमम 7 होते हैं। और पब्लिक सॉरी प्राइवेट में क्या होता है, मैक्सिमम 200 और मिनिमम सिर्फ 2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहती थी। आपको ये बहुत अच्छे से याद करनी है। अभी अगर आप लोग कोई लिख रहे हो ना इसमें से देखकर, तो एक बार मैं आपको बोल दूं, मैं बता दूं, मैं ये पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप पे शेयर करने वाली हूँ, आप वहां से देखकर लिख लेना। अभी आपका काम है सिर्फ समझना, कंटेंट पर बाद में जाना, पहले कंसेप्ट समझ लो। एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए ना, फिर आप कंटेंट को बहुत अच्छे से याद रख पाओगे, ठीक है। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। अगर मैं कभी भी आपसे इस बारे में कुछ पूछूं, किसी भी रनिंग क्लास में अगर आपसे नंबर ऑफ डायरेक्टर या नंबर ऑफ मेंबर्स पूछे जाए, तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अभी देखो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। आपको याद है कल हम लोगों ने सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया था ये टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक है। अगर आपने कुछ और पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो भी सेक्शन 8 एकदम इंडिपेंडेंट टॉपिक था। और अगर आपको वहाँ उसमें सेक्शन 8 कंपनी में कोई डाउट भी हो, कोई इश्यू नहीं है, कल हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 कंपनी को। अभी हमको कौन सा टॉपिक देखना है, पब्लिक कंपनीज क्या होती हैं और प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं। देखो सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो है वो होता है पब्लिक कंपनी का। सबसे पहली चीज तो इसका डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 271। क्यों है इसका 71, क्योंकि यू और आर में से अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यू बाद में आता है, ठीक है। देखो पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है इसका डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी क्या होती है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये बोला है इसके सेक्शन ने, एक्ट में लिखी हुई बात है, मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, एक्ट में लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट नहीं होती। आप बोलोगे मैम वाह, फिर प्राइवेट की डेफिनेशन में भी आप यही लिख देते हैं कि मैम प्राइवेट कंपनी का मतलब भी हम यही बता देते हैं, प्राइवेट कंपनी इज वन विच इज नॉट पब्लिक। पब्लिक वो है जो प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट वो है जो पब्लिक नहीं है, ऐसा नहीं होता। पब्लिक में लिखा है वो जो प्राइवेट नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। फिर प्राइवेट कंपनी क्या होती है अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिर एक ये जो कंसेप्ट आपको बीच में मिलेगा ना, ये जो बीच में एक बॉक्स दिया है, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी डीम्ड टू बी ए पब्लिक कंपनी। ये आपको अभी नहीं समझ आ रहा है, मुझे पता है नहीं समझ आएगा, क्योंकि इसके लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि सब्सिडरी क्या होती है, जो कि हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इसे स्टार मार्क करके ड्यू रख लेना, क्रॉस नहीं करना है, स्टार मार्क करके ड्यू रखना है, स्किप करना है एक बार के लिए सिर्फ। अब देखो अब जब ये टॉपिक आपको आ ही गया है और आप लोग लॉ पढ़ने वाले हैं, तो आपको एक वर्ड का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पर, डीम्ड,
कोई बता सकता है मुझे इसका मतलब क्या होता है? डीम्ड, अगर आपने कभी सुना हो वर्ड। देखो, डीम्ड का मतलब मैं बताती हूँ क्या होता है। लॉ में हमेशा, बहुत जगह पर, सिर्फ इसी एक्ट की बात नहीं है, लॉ में जब भी आप पढ़ोगे ना, हर जगह आपको ये डीमिंग फिक्शन मिलता है। इसको लॉ के लैंग्वेज में डीमिंग फिक्शन बोला जाता है। देखो क्या होता है ये समझना। मैं ये डीम्ड का मतलब होता है, नहीं नहीं, एग्रीमेंट नहीं होता। डीम्ड का मतलब होता है माना गया। जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं ना, इसका वैल्यू हम लोग एक्स मान लेते हैं एक बार के लिए, तो वो माना गया जो चीज होता है ना, माना गया जो सपोज हम लोग अज्यूम करते हैं, वो होता है डीम्ड। लेकिन लॉ में आप यहाँ ये नहीं लिख सकते अज्यूम्ड या फिर टेकन, ऐसा वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। ये डीम्ड वर्ड इसका टेक्निकल टर्म है, आपको यही वर्ड यूज करना होता है। कब यूज होता है ये वर्ड और कहाँ यूज होता है वो समझना। देखो आपके घर में ना फ्रिज लग रहा है, ठीक है, मैं ये बोल दूं ये फ्रिज नहीं है, ये है डीम्ड एसी, ठीक है। लॉ ने ये बोल दिया इट इज अ डीम्ड एसी। अब आपको आज के बाद क्या मान के चलना है कि ये फ्रिज नहीं है, ये क्या है, एसी है। मम्मी बोले ना जा बेटा फ्रिज, फ्रिज खोल के ये लेकर आ जा, आप क्या बोलोगे? मम्मी ये फ्रिज नहीं है, मैम ने बताया ये हमारा क्या है, डीम्ड एसी है ये। आप, अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों उसके डोर खोल के बैठ जाओगे कि हम तो एसी की हवा खाएंगे, मैम ने बोला ये एसी है हमारा। मम्मियाँ घर पे ना झाड़ू वगैरह लेके भागेगी, वैसे भी पूरा टाइम घर पे ही रहते हो। डीम्ड एसी का मतलब ये है, लॉ ने बोला है कि माना गया है ये। अब यहाँ पर ना आपके लॉजिक काम नहीं करते हैं। आपके लॉजिक कैसे काम नहीं करते? आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसमें तो हम लोग आराम से ना, इसको हम लोग पूरी रात खोल के थोड़ा ना बैठ सकते हैं, इसे हम हवा नहीं खा सकते। आपके सारे लॉजिक फेल है वहां पर। जैसे मेरे हाथ में अगर कोई पेन है, ठीक है, आपके पास में पेन होगा जिसके थ्रू आप लोग कुछ लिख रहे होगे, मैंने वो बोला इट इज अ डीम्ड स्नेक। मैंने बोल दिया कि ये जो आपके हाथ में है ये पेन नहीं है, ये पेन नहीं है, ये क्या है, ये है डीम्ड स्नेक, ये सांप है, ठीक है। अब आपको आज के बाद से क्या मान के चलना है, आप किससे लिख रहे हो, आप सांप से लिख रहे हो, क्योंकि ये लॉ ने बोला है आपको ये डीम्ड स्नेक है। अब आपका लॉजिक काम नहीं करेगा यहाँ पर कि मैम इसमें तो जहर की जगह इंक भरी हुई है, मैम ये तो काटता ही नहीं है। यहाँ आपके सारे लॉजिक फेल है। लॉ ने बोल दिया सांप मतलब सांप, आज से अब ये पेन नहीं है, ये सांप ही माना जाएगा। आई गेस आप समझ चुके हैं मैं क्या समझाना चाहती हूँ। वो चीज जो एक्चुअली है नहीं, बट लॉ ने बोला है डीम्ड, डीम्ड लग गया, मतलब अब आज से वही मानी जाएगी। अब आप ये लॉजिक, जो आपको साफ पता चल रहा है, आप ये पेन देख रहे हो ना, तो आपको साफ पता चल रहा है यार ये पेन नहीं है, ये सांप नहीं है, ये पेन ही है। बट आप ये बात लॉ मेकर्स को नहीं बोल सकते। लॉ मेकर ने जहां जो बात लिख दी ना, वहां वो बात आपको माननी पड़ेगी। तो देखो ये जो बोलता है ना सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी, डीम टू बी ए पब्लिक कंपनी, एक्चुअल में पब्लिक कंपनी की सारी सब्सिडीज पब्लिक कंपनी होती नहीं है, बट लॉ ने बोल दिया डीम टू बी पब्लिक। तो आज से आपको उन सारी सब्सिडीज को पब्लिक कंपनी ही मानना है, भले ही वो अपने आर्टिकल्स में पब्लिक कंपनी है या नहीं है। ये होता है डीम्ड का मतलब, जिसे हम मान लेते हैं, माना गया है वो। माना गया भी हम नहीं मान रहे, हमें मानने के लिए कौन बोल रहा है, लॉ बोल रहा है। लॉ ने बोला है ये ऐसा है मतलब ऐसा ही है। अब आपको इसमें अपनी तीन पांच नहीं करनी है, आपको बेवजह के अपने ये लॉजिक्स नहीं लगाने उसमें, आपको बस समझ लो हमने बोल दिया मतलब बोल दिया, ठीक है। इसके बाद है एक मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अभी हम पब्लिक कंपनी की ही बात कर रहे हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। गाइस अगर किसी ने पुराने कंपनीज एक्ट या फिर कुछ टाइम पहले के जो प्रोविजंस थे वो अगर पढ़े हों, तो उन्हें पता होगा पहले एक पेड अप कैपिटल का लिमिट चला करता था। पब्लिक कंपनीज को बोला गया था आपके पास कम से कम 5 लाख रुपीज का कैपिटल होना जरूरी है, और प्राइवेट के लिए 1 लाख का कैपिटल होने का जरूरी माना जाता था। बट ये प्रोविजन काफी पहले था, बाद में इसे हटा दिया गया। और अभी के लिए अगर आपको कहीं पर भी दिखे, इनफैक्ट आप गूगल वगैरह पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, पब्लिक के लिए 5 लाख और प्राइवेट के लिए 1 लाख। तो आप मुझे अगर ये मत बोलना कि मैम आपने यहाँ पर ये क्यों लिखाया, उसमें तो बताई भी है हमें लिमिट, वो गलत है। मतलब गलत नहीं है, वो पुराना प्रोविजन है, ये प्रोविजन अभी अमेंड हो चुका है। तो आपको वहां देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सा समझ लेना कि ये अपडेटेड नहीं है,
जो भी साइट आप चेक कर रहे हैं उस टाइम पर वो अपडेटेड नहीं होगी फिर, क्योंकि अभी के लिए कोई भी बंदा कोई भी कहीं भी आपको ये मिल जाए ना मिनिमम पेड अप कैपिटल, तो आपको क्या बताना है, कुछ भी नहीं है, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल अभी तक प्रेस्क्राइब नहीं हुई है। क्या वर्ड यूज हुए हैं, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी गवर्नमेंट हमें बताएगा हम उतना मान लेंगे, बट अभी तक गवर्नमेंट ने हमें कोई पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट बताया ही नहीं है। अभी आप लोग अगर 10 रुपए से भी कंपनी स्टार्ट करना चाहो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है वहां पर। हालांकि ये बात और है कि 10 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल की दुनिया में। डीम्ड इनकम क्या होती है मैम, इक्वेशन है मैम, डीम्ड इनकम क्या होती है। डीम्ड इनकम भी होती है, वो होती है जो एक्चुअली आपने कमाई नहीं है, आपके पास आई नहीं है, बट मान लिया जाएगा कि वो आप ही की इनकम है। जैसे कि मान लो कि आपकी इनकम पर टैक्स कट गया, ठीक है, कुछ इनकम्स पर टीडीएस कटता है जो एक्चुअली आपके हाथ में ही नहीं आती कभी। मान लो कि आपकी इनकम 10 लाख है, मैम 10 लाख बन जाओ, सी मिल जाएगी 10 लाख भी। तो अगर आपकी मंथली इनकम 10 लाख रुपीज है तो उस केस में क्या होगा, 10 लाख में से मान लो आपका एम्प्लॉय जो है, सॉरी आपका एम्प्लॉयर जो है, वो इसमें से आपको 8 लाख रुपए आपके कैश देता है, 8 लाख रुपीज आपको इन हैंड दिए जाते हैं, और जो बाकी के 2 लाख रुपए हैं ये टैक्स के तौर पे सीधे सीधे ही आपका एम्प्लॉयर ही गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, आपने जब एग्रीमेंट किया था तब आपका सैलरी जो है, इनकम जो है वो डिसाइड हुआ था 10 लाख रुपए का, आपको हर महीने सिर्फ 8 लाख रुपए मिलते हैं, बचे हुए जो 2 लाख है वो टैक्स के तौर पे सीधे आपका एम्प्लॉयर आपकी गवर्नमेंट को जमा करवा देता है ये बोलकर कि ये टैक्स है। समझ रहे हो, तो यहाँ पर आपकी डीम्ड इनकम है ये 2 लाख। डीम्ड इनकम क्यों है, आपके हाथ में आई क्या, नहीं आई ना, फिर भी माना जाएगा कि आपकी इनकम है। असल में ये 2 लाख जाएंगे गवर्नमेंट के पास टैक्स के तौर पे, बट माना जाएगा कि ये इनकम आपकी है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि इस इनकम को मैंने यूज नहीं किया, ये तो गवर्नमेंट के पास चली गई, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉजिक फेल है। बोल दिया ना डीम्ड इनकम मतलब डीम्ड इनकम, ठीक है। अभी देखो हमारा हुआ ये पब्लिक कंपनी, क्या पढ़ा हमने पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में हमने ये पढ़ा, पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट नहीं है, इसके अलावा इसके पास कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है। इसका सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं इसके, पब्लिक कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फटाफट से बताओ भी, बताया था अभी 2 मिनट पहले। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में, 7, वेरी गुड मिताली, 7 होते हैं इसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यस 7। और इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, फटाफट फटाफट लिखो, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, 3, वेरी गुड शाश्वत, वेरी गुड वेरी गुड। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 15। ये 1 किसने लिखा, तो ये तो हुआ हमारा पब्लिक कंपनी। ये जो एक टॉपिक है इसे मैंने आपको बोला है स्टार मार्क करके रखो, थोड़ा और आगे जाने पर आपको ये भी समझ आ जाएगा, अभी समझाऊंगी तो सब लोचा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी गाइस, अभी आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी, ओके।
तो देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनीज में क्या होते हैं मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, और डायरेक्टर्स के और मेंबर्स की क्या लिमिट्स होती है, ये हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी की प्रोविजंस क्या है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत लॉन्ग टाइम तक काम आएंगे आपको। देखो प्राइवेट कंपनी में सबसे पहले तो आप ये याद रखना, सेक्शन कौन सा है, 2 सेक्शन 68, 2 सबसेक्शन 68, और इसका ये है मेमोरी टेक्निक। मेमोरी टेक्निक में याद करने का तरीका क्या है, प्राइवेट कंपनी आते ही ना आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए आरएलपी। आप बोलोगे मैम ये आरएलपी क्या है, जो भी है अभी हम पढ़ेंगे, आपको ये याद रखना है आरएलपी। जब भी मैं प्राइवेट कंपनी का नाम लू ना, सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए वो होनी चाहिए आरएलपी। अब ये आरएलपी क्या है वो अभी हम देखते हैं। देखो आरएलपी है, आरएलपी का मतलब है, सॉरी आरएलपी का मतलब है, आर का मतलब रेस्ट्रिक्शन, एल का मतलब लिमिटेशन, एंड पी इज फॉर प्रोहिबिशन। तो आपको जैसे ही आरएलपी माइंड में आया ना, आपको क्लिक हो जाना चाहिए, आर इज फॉर रेस्ट्रिक्शन, एल फॉर लिमिटेशन, एंड पी इज फॉर प्रोहिबिशन। क्या है ये मैम, रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन प्रोहिबिशन, नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आएगा, अभी हमने समझा ही का है, अभी तो मैंने आपको मेमोरी टेक्निक बताई है कि आपको कैसे लर्न रखना है इस चीज को। देखो क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज जो होती है उसका जो आर्टिकल्स होते हैं, एओए जिसको हम बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको मैं ये बोलती हूँ, आपको मैंने बताया भी था एमओए और एओए, जिसको मैं बोलती हूँ कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का संविधान है, वो चीज जिसे पढ़कर ही आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हम आप लोग अगर आज इंडिया में रह रहे हैं, हमें एज ए ह्यूमन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज मिले हैं, हमें हमारी नागरिक होने के बदले में जो भी अधिकार या जो भी हमारे दायित्व बनते हैं, ये सारी चीजें हमें पता चलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। वैसे ही कंपनीज के केस में एमओए एंड एओए जो होते हैं, ये होते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सारी चीजें लिखी होती है कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी का दायरा का क्या है, कंपनी कहाँ तक जा सकती है, क्या चीज करना कंपनी के लिए सही है और क्या चीज करना कंपनी के लिए गलत है। तो एमओए की बात तो हम बाद में करेंगे, एमओए को यहां से हटा दो। अगर मैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करूं, हाँ मयंक, बाउंड्री वॉल्स, जिसको मैं अगर आपको आपकी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो ऐसा समझ लो ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसको कंपनी कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती है, और अगर क्रॉस किया तो वो हर काम इनवैलिड हो जाएगा जो भी आपने क्रॉस करके किया है। तो ये लक्ष्मण रेखा एक तरह से, ठीक है। अब जो एओए होता है प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट कंपनी के एओए में ये तीनों कंडीशंस डाली जाती है, ये तीनों शर्तें डाली जाती है। अगर किसी भी वापस समझना, अच्छे से सुनना मेरी बात को, अगर किसी भी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी एओए के अंदर अगर ये तीनों कंडीशंस हैं, कौन सी तीनों कंडीशन, आरएलपी, रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशन, ये तीनों शर्तें अगर डाली जाती है तब तो वो कंपनी हो जाती है प्राइवेट कंपनी। और अगर आप ये तीनों कंडीशंस को वहां से हटा दें, रिमूव कर दें, तो ये क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी, क्योंकि साफ लिखा है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब अगर ये तीनों कंडीशंस हैं तो वो कंपनी है प्राइवेट, और अगर ये तीनों कंडीशंस नहीं है तो वो कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी मानी जाएगी हमारी। अब क्या है ये तीनों कंडीशंस, अभी हम देखते हैं। अभी आपको ये जानना जरूरी था कि ये तीनों कंडीशंस का रोल क्या है। ये रोल ये है, ये तीनों कंडीशंस जब एक साथ किसी आर्टिकल्स में रहेंगी तो ये प्राइवेट बन जाएगा, और अगर ये तीनों कंडीशंस को हटा दिया जाएगा तो ये कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगा। अब बच्चों के डाउट्स क्या आते हैं, मैम अगर एक कंडीशन हो, दो कंडीशन नहीं हो तो क्या होगा। तो आपको एक बात बता दूं, ये तीनों ना एकदम भाई भाई है, ये हाथ पकड़ के चलेंगी, या तो तीनों कंडीशंस होंगी या तीनों कंडीशंस ही नहीं होंगी। वापस से बोल रही हूँ, तीनों कंडीशन एक साथ रहेंगी, या तो तीनों होगी, होगी तब तो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, या तीनों नहीं होगी, तीनों नहीं है तो ये पब्लिक कंपनी बन जाएगी। अब ये क्या है कंडीशंस वो देखो। सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन। देखो ये फर्स्ट और ये जो थर्ड पॉइंट है, इन्हें आप एक साथ पढ़ेंगे,
क्यों पढ़ेंगे? मुझे ये बताइए, अगर किसी को नॉलेज है इस चीज का, रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन? एनी स्टूडेंट? नो वन? देखो मैं बताती हूँ, रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में एक डिफरेंस होता है। क्या होता है वो समझना। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है आप वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन में भी वही आता है कि आप वो काम कर सकते हैं। प्रोहिबिशन होता है पूरी तरह से रोक, मतलब वो चीज बैन है, आप उससे कभी भी नहीं कर सकते। आप चाहे कुछ भी करो नहीं करो, आप ये काम नहीं कर सकते। आप चाहे कितनी भी कंडीशंस पूरी कर दो, कुछ भी कर लो, ये काम प्रोहिबिटेड है, मतलब ये बैन है, रोक है इस चीज पर। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? ये रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब आप इसे कर तो सकते हैं, बट आपको करने से पहले कुछ नियम कायदे, कुछ प्रोविजंस, कुछ कंडीशंस माननी पड़ेगी। समझ रहे हो आप लोग? प्रोहिबिशन मतलब कर नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शन मतलब कर तो सकते हो लेकिन एक एक दायरे में कर सकते हो, कुछ कंडीशंस को फॉलो करने के बाद कर सकते हो आप लोग ये काम। तो प्रोहिबिशन में आप लोग ये समझ गए कि ये जो थर्ड वाला बॉक्स है, इस थर्ड बॉक्स में हमें जो काम बताया गया है हम इसे कर ही नहीं सकते हैं, और फर्स्ट बॉक्स में जो काम बताया गया है इसे हम कर तो सकते हैं, लेकिन कंपनी की सारी प्रोविजंस, कंपनी की कंडीशंस को पहले हमें मानना होगा, उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है? अब क्या है देखो, किस चीज पर रेस्ट्रिक्शन है? रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर का मतलब होता है, देखो समझना, प्राइवेट कंपनी ने मिस्टर ए को शेयर्स दिए, शेयर्स अलॉट किए। ठीक है, मिस्टर ए अब क्या बन गया? प्राइवेट कंपनी का मेंबर बन गया। मिस्टर ए चाहता है कि मैं ये शेयर्स मिस्टर बी को दे दूं, मतलब ये अपने ये शेयर्स बेचना चाहता है। क्या ये अपने शेयर्स बेच सकता है? आप बोलोगे मैम रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड है का मतलब बेच तो सकता है, मिस्टर ए मिस्टर बी को ये शेयर बेच सकता है, लेकिन कैसे बेचेगा? कंपनी जिन कंडीशंस को बताएगी पहले आप उन्हें फॉलो करेंगे, उसके बाद आप इसे मिस्टर बी को बेच सकते हैं। देखो कैसे कंडीशंस। मान लो कंपनी ने मिस्टर ए को ये शेयर्स जब दिए थे, तब मिस्टर ए ने ये 50 रुपए में खरीदे थे। समझना, वापस बोल रही हूँ, कंपनी ने मिस्टर ए को जो शेयर दिए वो 50 रुपए में दिए थे। अब मिस्टर ए क्या चाहता है? मिस्टर ए चाहता है कि अब ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो मैं मिस्टर बी से 100 रुपीज चार्ज करूंगा। मतलब मिस्टर ए ने जो शेयर 50 रुपए में खरीदा था वो 100 रुपए में मिस्टर बी को बेचना चाहता है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते। कंपनी ने अगर अपने एओए में लिख रखा है कि हमारी कंपनी के शेयर 70 रुपीज से ज्यादा में कोई भी बंदा नहीं बेच सकता, तो मिस्टर ए इसे 100 रुपीज में नहीं बेच सकता। ये बेच तो सकता है लेकिन कितने में? 70 रुपए में। समझ रहे हैं आप लोग मैंने क्या बोला? मतलब प्राइवेट कंपनीज ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होते हैं ना, इसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस लगा देते हैं कि आप ये काम कर तो सकते हो लेकिन हमारी शर्तों को मानने के बाद ही कर सकते हो, आपको हमारे नियम कायदों में रहना पड़ेगा, तभी आप हमारे शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है? या फिर ये हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी ने अगर ये मिस्टर ए को बेचे है ना, अब मिस्टर ए चाहता है कि मैं ये शेयर्स बेच दूं, तो मिस्टर ए ये शेयर किसे देगा? ये जो इसका परचेजर होगा ना मिस्टर ए के लिए, वो कौन होगा? वो कौन डिसाइड करेगी? वो कंपनी डिसाइड करेगी कि मिस्टर बी होगा, मिस्टर सी होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड। ये कंपनी डिसाइड करेगी आप किसे बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, किन टर्म्स कंडीशंस पे कुछ भी चीज कंपनी अपने एओए में डाल सकती है और आपको फिर उसे ही फॉलो करना होता है। मतलब कि शेयर्स अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी। किसकी मर्जी चलेगी? कंपनी का विश चलेगा। कंपनी जैसा चाहती है वैसे ही कंपनी के शेयर्स बेचे जाएंगे। ठीक है? और एक चीज आपको बता दूं, एक टर्म होता है, ये जो ट्रांसफर वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब ये नहीं है कि मैंने 2 दिन के लिए आपको दिए कि तुम अपने पास रख लो, 2 दिन बाद में वापस ले लूंगी, ये ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर का मतलब होता है सेल परचेज।
मतलब मैं मुझसे आपने वो शेयर्स खरीदे हैं, मैंने आपको वो शेयर्स बेचे हैं, तब माना जाएगा कि वो शेयर्स मुझसे आपको ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हैं ट्रांसफर को लेकर रेस्ट्रिक्शन चलता है। प्रोहिबिशन किस चीज पर है? प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू पब्लिक फॉर शेयर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि आप जनता को ये नहीं बोल सकते कि आइए हमारी कंपनी से जुड़िए, हमारी कंपनी के शेयर परचेज कर लीजिए, आप लोग आकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। कभी भी प्राइवेट कंपनीज पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है शेयर्स परचेज करने के लिए। मतलब जो हम बोलते हैं पब्लिक ऑफर, आम जनता के लिए, पूरी जनता जनार्दन के लिए जो ऑफर लाया जाता है वो पब्लिक ऑफर, वो पब्लिक ऑफर कभी प्राइवेट कंपनी नहीं ला सकती। क्योंकि अगर ये प्राइवेट, इसका वर्ड ही देखो ना क्या है, प्राइवेट मतलब निजी, जो प्राइवेटली कुछ लोगों से बना है, पब्लिक मतलब जिसमें पब्लिक जुड़ी हुई है। तो ये पब्लिक ऑफर सिर्फ कौन सी कंपनीज ला सकती है? जो पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती है। मतलब आप पूरी जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, इनविटेशन नहीं भेज सकते कि आओ और हमारी कंपनी के साथ में जुड़ जाओ। ठीक है, देखो कैसा होता है ये, ऐसे समझ लो कि जो प्राइवेट कंपनीज जो ऑफर लाती है ना, जिसके थ्रू पब्लिक को बुलाया जाता है, ये तो ऐसा समझ लो जो अपने घर में ही होते हैं ना, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, वो होते हैं। और जो पब्लिक कंपनी निकालती है वो भंडारा है, भंडारे में कोई भी आओ कोई भी जाओ। तो पब्लिक कंपनी वाला तो ये भंडारा होता है, कोई भी बंदा आकर मेंबरशिप एक्वायर कर सकता है। और प्राइवेट कंपनी जो कर रही है वो क्या होता है? वो होता है जो हम लोग फैमिली फंक्शंस करते हैं, जिनमें सिर्फ फैमिली के मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है। तो प्राइवेट कंपनी का ऑफर इस तरीके का होता है। अब आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे इसके अंदर। तो हमारे ये दो टॉपिक्स कवर हुए। थर्ड टॉपिक आता है अपना लिमिटेशन। लिमिटेशन किस चीज पर है लिमिटेशन? देखो एक क्वेश्चन आया कि मैम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कब बनाया जा सकता है? आप कभी भी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस एक कंडीशन है कि उस केस में आपके पास मिनिमम नंबर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। मतलब आपके पास कम से कम 7 लोग होने चाहिए एज अ मेंबर एंड 3 लोग होने चाहिए एज अ डायरेक्टर। जब आप ये कंडीशन पूरी कर देंगे और जब आप ये तीनों कंडीशंस को हटा देंगे अपने एओए में से, तो आपकी प्राइवेट कंपनी अपने आप पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसका पूरा प्रोसेस होता है वो हम लोग इंटर लेवल पर पढ़ते हैं। अभी के लिए आपको बस यही जानना है कि जब चाहे तब आप कन्वर्ट करवा सकते हो। बस जो कंडीशंस होती है ना, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स डायरेक्टर वाली, या जो पब्लिक और प्राइवेट में जो डिफरेंस वाली लिमिट्स होती है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। कन्वर्जन आप कभी भी करवा सकते हो। ठीक है, अब ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये आप लोगों को कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा। क्या लिखा है सेकंड पॉइंट के अंदर? सेकंड पॉइंट में लिखा है आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? अप टू 200। समझ रहे हो क्या बोला? अप टू 200। यही चीज हमने लास्ट अभी टेबल में भी पढ़ी थी। टेबल में आया था ना मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? 200। अगर आप गूगल करोगे, जिसको कुछ बच्चे होते हैं मेरे ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जो बार बार गूगल वगैरह पे देख के मुझे डिस्टर्ब करते हैं इस चीज के लिए कि मैम उस पर तो ऐसे था, उस पर तो वैसे था। अगर आप गूगल पे देखोगे तो हो सकता है आपको ये 200 की जगह 50 मिले। तो आपको बता दूं ये पुराना प्रोविजन था 50, ये अमेंड होकर 200 हो चुका है। तो अगर आपको कहीं पर ये 50 दिखे तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराना मत कि मैम ने ये बताया था इसमें, ये कंफ्यूज मत होना। ये समझ लेना मैम ने सही बताया था, 200 है क्योंकि हम लोग अपडेटेड है, वो लोग ऑब्सोलेट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो 200 लोग है ना, इसमें 3 लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। 3 लोग हैं जिन्हें हटाया गया है। मतलब ये 200 काउंट करते टाइम आप इन तीनों को काउंट नहीं करेंगे। किन तीनों को काउंट नहीं करेंगे? देखो, सबसे पहला है मेरे प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर। ये जो मैं लिखती हूँ ना, इसका मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जो लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय कम मेंबर का मतलब वो लोग जो एम्प्लॉयज भी है प्लस मेंबर्स भी हैं। समझ रहे हो आप लोग? वो लोग जो मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, काम तो कर रहे हैं मेरी कंपनी में, मेरे एम्प्लॉयज तो हैं, प्लस उन लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर्स भी ले रखे हैं और वो मेरी कंपनी के मेंबर भी है। मतलब एम्प्लॉय प्लस मेंबर, ऐसा समझ लो। एम्प्लॉय प्लस मेंबर मतलब वो एम्प्लॉय भी है और मेंबर भी है और वो काम भी कर रहे हैं, मेंबरशिप भी है। उन्हें इस 200 में मैं काउंट नहीं करूंगी। दूसरा,
पास्ट एम्प्लॉय कम मेंबर, पास्ट एम्प्लॉय कम मेंबर्स मतलब होता है, पास्ट का मतलब है कि वो टाइम जो जा चुका है, ठीक है। अब पास्ट एम्प्लॉय कम मेंबर का क्या मतलब होता है, वो बंदा जो पहले कभी मेरा एम्प्लॉय प्लस मेंबर था, समझना वापस बोल रही हूँ, पहले पास्ट में वो मेरा एम्प्लॉय भी था और मेंबर भी था। प्रेजेंट में क्या हुआ, उसका एम्प्लॉयमेंट तो सीज हो चुका है, आज वो मेरे पास काम नहीं करता है, लेकिन आज भी वो मेरा मेंबर है। जब वो मेरे पास काम कर रहा था तब उसने मेरे शेयर्स लिए थे, उस वक्त वो मेरा एम्प्लॉय कम मेंबर था, बट आज उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुका है, वो एम्प्लॉयमेंट से रिटायर हो चुका है, छोड़ चुका है, कुछ भी हो चुका है, बट आज वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, बट आज भी वो मेरा मेंबर है। और उसको ये शेयर्स कब मिले थे, जब वो मेरे एम्प्लॉयमेंट में था तब मिले थे। तो अगर इस तरीके के पास्ट कम एम्प्लॉयज की भी मैं, हाँ अंशिता बोलो, कोई डाउट? इट्स ओके। तो जो मेरे पहले एम्प्लॉयज भी थे, इट्स ओके अंशिता, नो प्रॉब्लम। जो मेरे एम्प्लॉयज भी थे और उस वक्त वो मेरे मेंबर भी थे, आज वो मेंबर तो है बट वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है, तो उन्हें भी इस 200 में काउंट नहीं किया जाएगा। और लास्ट ये देखो, थर्ड वाला पॉइंट क्या है, जॉइंट होल्डर्स काउंटेड सिंगल, मतलब क्या है देखो, ए बी और सी ने मिलाकर तीनों ने एक शेयर परचेज किया है। मतलब मान लो कंपनी का शेयर 1000 रुपए का था, इस एक ने बोला कि मेरे पास में 400 रुपए है, एक ने बोला मेरे पास में 100 रुपए ही है, और एक ने बोला मेरे पास 500 रुपए है। तीनों ने मिला के एक शेयर परचेज कर लिया कंपनी का। ये तीनों को मिलाकर इस 200 की लिमिट में 3 काउंट करोगे या 1 काउंट करोगे? तो ये बोला है इन तीनों को 1 काउंट किया जाएगा, क्योंकि शेयर्स तो एक ही है ना इनके पास। जब भी कभी जॉइंट होल्डर्स की बात आती है तो जॉइंट होल्डर्स को हमेशा सिंगल काउंट किया जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम डाउट्स रह रखे हैं, देखो मुझे पता है आपको डाउट होंगे मन में कहीं ना कुछ इस टॉपिक के लिए। बाकी ये 2 टॉपिक हो सकता है आपको क्लियर हो जाए, इस टॉपिक के लिए आपको बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं माइंड में। मैं आज आपको ये बोल रही हूँ, आज मुझसे कोई डाउट मत पूछो, कल मैं आपको इसके लिए एक एक केस स्टडी समझाऊंगी। अभी मैं समझाती तो आज भी, बट आपके आई गेस अभी रीजनिंग, एक बात बताओ, रीजनिंग की क्लास है क्या आज? अभी अगर रीजनिंग की क्लास नहीं है तो अभी कर लेंगे हम लोग। है मैम रीजनिंग की क्लास। तो आप लोग की रीजनिंग की क्लास का टाइम हो गया, इस वजह से मुझे बीच में छोड़ना पड़ रहा है। हम लोग इसके लिए ना कल प्रॉपर एक केस स्टडी समझेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये प्राइवेट कंपनी वाला केस। अभी आपका काम क्या है आपको पता है, मैं पीडीएफ भेजूंगी, आपको उसे लिखना है और अच्छे से समझना है। यहाँ तक का जो टॉपिक है, जो मेरे नोट्स में अभी भेजूंगी आपको, उसमें तो यहाँ तक का, और जो पहले के नोट्स भेजे हुए हैं उसमें सेक्शन 8 कंपनी, ये इतना आपको अच्छे से पढ़ना है। ये हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे क्लास में, जो भी डाउट्स हो वो मार्क करते रहना आप लोग, ठीक है। अभी आपको कुछ पुराने टॉपिक्स में से कोई डाउट पूछना है, या कोई ऐसे आपको लग रहा है कि मैम बहुत जोर से डाउट आ रहा है मेरे को पूछना ही पड़ेगा, तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ विशाल बोलो।